By now, in this chapter, Journey to the End of the Earth, we have studied Tishani Doshi, the writer, had set her foot at Antarctica, and it was very surprising element for her, and obviously not for Tishani Doshi. हम में से भी अगर कोई एंटार्क्टिका जाएगा तो ही और शी विल डेफिनेटली बी सरप्राइज टू सी इमेंसिटी ऑफ द आइस। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हाउ द existence, the presence of human being, which is just 12,000 year old, is a few seconds if we compare the existence of Earth, which is 650 million year old. That means the Earth is extremely old than the human beings. We have created a ruckus. हमने previous part में पढ़ा. Today, climate change is one of the most hotly contested environmental debate. इसका मतलब डर ये है कि क्या वेस्ट एंटार्क्टिका की जो आइस शीट्स हैं मेल्ट हो जाएंगी। जो वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट्स हैं, क्योंकि अगर वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट्स मेल्ट हो गई ना फ्रेंड्स, तो जो ओशन का करंट है वो डिसरप्ट होगा। करंट मतलब फ्लो, और इसका मतलब ये होगा एंड ऑफ द अर्थ, एंड ऑफ द वर्ल्ड। मे बी नॉट, अब ये तो फ्यूचर की बात है, होगा या नहीं होगा, लेकिन द प्रोग्नोसिस, द प्रेडिक्शन इज डेफिनेटली नॉट इन अवर फेवर। तो एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द अर्थ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाई इज एंटार्क्टिका ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ डिबेट? Because which has never sustained a human population, number one, एक तो यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, therefore remains relatively pristine. pristine का मतलब होता है प्योर, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बींग्स ने अभी तक अपना सेटअप शुरू नहीं किया, इसीलिए आज भी ये जगह प्योरेस्ट है इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स। इवन टुडे इन द आइस शीट्स ऑफ एंटार्क्टिका देयर आर कार्बन कंपाउंड्स विच आर 500,000 year old। इसका मतलब अगर आप सही जगह पर ड्रिलिंग करें तो आपको आज भी बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, डायनासोर्स के या और भी क्रिएचर्स के रिमेन्स मिल सकते हैं। दे आर प्रिजर्व्ड, दे आर सेफ इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि जहाँ बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता है, आइस जो है चीज़ों को डिग्रेड होने से बचा लेती है। और इसीलिए कहा गया कि इफ़ यू आर गोइंग टू एंटार्क्टिका यू कैन स्टडी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो इसकी आइस शीट्स हैं उसमें जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद यू कैन कैलकुलेट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। आपके एग्जाम में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है वो आ सकता है, प्लीज राइट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय जियोफ ग्रीन। अभी इसका नाम आगे आ जाएगा। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, the program I was working with on the Shokalsky aims to do exactly this. Actually Tishani Doshi कहती हैं it means she was also part of students on ice program which was started by Geoff Green, a Canadian. इसका पर्पस क्या है? To foster a new understanding and respect for our planet. स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका ले जा करके वहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ या ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट दिखाना। इससे क्या होगा? द स्टूडेंट्स हु आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, दे विल डेवलप ए न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ, दे माइट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट एंड दे मे टेक सम इनिशिएटिव टू प्रिजर्व द अर्थ, टू प्रोटेक्ट द अर्थ। बट इफ वी डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन टाइम, द destruction of the earth is sure. Please underline the name. This students on ice program was started by Canadian Geoff Green. अब ये जॉफ ग्रीन है कौन?
actually Geoff Green previously used to take celebrities, curiosity seekers, rich people to Antarctica. लेकिन उनको लगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दीज पीपल ओवर देयर, क्योंकि ये लोग तो वहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं. बट इफ़ आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई अर्थ, फॉर माई प्लानट, तो इट इज़ बेटर आई शुड टेक द स्टूडेंट्स. दैट्स वाई उन्होंने क्या इनिशिएट किया, उन्होंने शुरू किया स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम. अब इसका पर्पज़ आपको जैसे भी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के माइंड में एक रिस्पेक्ट फॉस्टर करना, डेवलप करना अर्थ के लिए, उनको रियलाइज करवाना कि अर्थ इज इन पेरिल, अर्थ इज इन डेंजर, यू शुड डू समथिंग. अब एक बात सोचिए आप कि आप एक सेफ जोन में हैं, आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बड़े बड़ी आइस शीट्स डिवाइड होकर पानी में गिर रही हैं, अवलांच आ रहे हैं. यू बिकॉज आर at a safe zone in a comfortable area, you might not feel the danger, you might not feel the heat. If you are physically present at Antarctica, आप वहाँ जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ग्लेशियर्स के साथ, how ice sheets are melting and mingling into the ocean, you will feel the pressure. तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में कोई डिसीजन लें अर्थ को बचाने के लिए. तो दैट्स वाई उन्होंने ये पॉइंट शुरू किया. अच्छा, दूसरी बात एक और भी है यहाँ पर, बिकॉज एंटार्क्टिका हैज़ सिंपल एकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसीलिए एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग परकशन, बिग अटैक. जैसे आप शहरों में रहते हैं, यहाँ पर आपको ना वेरिएशन नज़र नहीं आएगा. यहाँ लाखों लोग हैं, दुनिया भर के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ना टेम्परेचर में चेंज मालूम चलता है, ना लोगों के पर्सनैलिटी में वेरिएशन. इफ़ यू गो टू एंटार्क्टिका, वहाँ पर सेमनेस है, जहाँ भी देखोगे आइस मिलेगी और बहुत ही कम वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स हैं. सील, क्राबिएटर सील्स हैं, वेल्स हैं या छोटे मोटे क्रिएचर्स हैं. तो यहाँ आपको छोटा सा भी चेंज नज़र आ जाएगा. क्यों नजर आ जाएगा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सिंपल एकोसिस्टम. अब इसने ईशान दोषी ने एग्जांपल दिया माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का. ये आपके एग्जाम में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला? दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज. फाइटोप्लैंक्टन आर ग्रासेस, आप इसको सी ग्रास भी कह सकते हैं, और ये इतने माइन्यूट होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आते. लेकिन डिस्पाइट बीइंग माइक्रोस्कोपिक, दीज फाइटोप्लैंक्टन नॉरिश एंड सस्टेन एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन. कैन यू इमेजिन? जो ये फाइटोप्लैंक्टन है पूरे सदर्न ओशियन की फूड चेन को सरवाइव करते हैं. कैसे? मान लीजिए ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, मैं एज एन एग्जांपल ले लेता हूँ, ये फाइटोप्लैंक्टन है. इन फाइटोप्लैंक्टन को बड़ी फिश नंबर 1 खा जाती है. लेकिन आपको तो मालूम है लॉ ऑफ नेचर, एवरी बिगर फिश ईट्स द बिग वन. नंबर 2 नंबर 1 को खाती है. नंबर 1 जो फाइटोप्लैंक्टन खा रही है उसको नंबर 2, नंबर 3 नंबर 2 के ऊपर सर्वाइव करती है, नंबर 4 नंबर 3 को, नंबर 5 नंबर 4, ऐसे एक चेन चल रही है पूरी. इसका मतलब एवरी बिगर फिश इज कंज्यूमिंग द बिग वन. अब सोचिए बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस है फाइटोप्लैंक्टन का, ये तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, फोटोसिंथेसिस, ऑल द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट. अब सनलाइट जब डायरेक्ट अर्थ पर आती है तो एक ओजोन लेयर हमारी उसको प्रोटेक्ट करती है जो यूवी रेस कहलाती हैं. और आपने ये भी सुना होगा कि एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है. इट मीन्स फाइटोप्लैंक्टन जो फूड बना रहे हैं वो यूवी रेस से अफेक्टेड है, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो हैम्पर हो रहा है. इफ फाइटोप्लैंक्टन डाइज,
या ये माइक्रोस्कोपिक सी ग्रास खत्म हो जाती है क्योंकि इसको फूड नहीं मिल पा रहा। तो जो नंबर 1 फिश है जो कि सरवाइव करती है फाइटोप्लैंक्टन पर, ये भी खत्म हो जाएगी। अगर नंबर 1 फिश खत्म हो गई तो नंबर 2 को भी फूड नहीं मिलेगा। और देखा जाए तो एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन खत्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि फाइटोप्लैंक्टन मेंटेन सदर्न ओशियन फूड चेन। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको बचाया जाए। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, प्लीज़ अंडरलाइन द लाइन। जो अभी मैंने फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल दिया, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बड़ी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन योर फैमिली देर इज़ ए स्मॉल चाइल्ड और वो बचपन से ही थोड़ा अग्रेसिव है एंड द चाइल्ड इज़ यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, आपने उसका टेक केयर नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो डू यू थिंक कि आफ्टर ग्रोइंग अप दैट चाइल्ड विल बी ए जेंटलमैन? नहीं, क्योंकि जो अब्यूजिव लैंग्वेज है और जो अग्रेसिवनेस है वो उसके ब्लड में आ गई। अगर हमने शुरू से ही उसको कंट्रोल कर लिया होता, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर आपने शुरू से ही उसको कंट्रोल कर लिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इन द सेम मैनर, इफ वी कंट्रोल द डेथ, द डिस्ट्रक्शन, द एनिहिलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो कहीं ना कहीं सदर्न ओशियन की जो एंटायर फूड चेन है वो बचा लेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द लास्ट पॉइंट, अगला आपके एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ तिशानी दोशी एट एंटार्क्टिका। अब सुनिए ध्यान से। द शोकल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। अकादमिक शोकल्स्की इज द नेम ऑफ द रशियन वेसल विच हैड रीच एंटार्क्टिका। लेकिन ये दो आईलैंड के बीच में ट्रैप हो गया, पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड। अब हुआ क्या, शिप इस तरह से ट्रैप हो गया कि दे वर प्रिवेंटिंग फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि भाई जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको उतार दिया जाए। तो ही इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वी वॉक ऑन द ओशियन। वी हैड टू गेट डाउन फ्रॉम द ओशियन, क्योंकि आप जब शिप को टर्न करेंगे तो इट माइट अटैक, इट माइट हिट सम आइसबर्ग एंड इट माइट अटैक ओवर द आइसबर्ग। तो आपने सुना होगा टाइटैनिक के बारे में, टाइटैनिक के साथ में तो यही हुआ था, इट हैड हिट अगेंस्ट एन आइसबर्ग एंड इट हैड डिस्ट्रॉयड। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी मेजर एक्सीडेंट एट द टाइम ऑफ डाइवर्टिंग द शिप, जो कहाँ ट्रैप हो गया था, टेडपोल एंड पेनिनसुला आइलैंड के बीच में, कैप्टन ने क्या किया, अपने जो पैसेंजर्स थे उनको ओशन के ऊपर उतार दिया। ओशन का मतलब जहाँ पर आइस शीट्स हैं, नीचे पानी है, ऊपर आइस है। तो हम 52 लोग थे, किटेड आउट इन द गोरटेक्स एंड ग्लेयर। गोरटेक्स क्या होता है, पॉइंटेड और नेल्ड शूज। ग्लेयर का मतलब जब आप बिल्कुल काले चश्मे पहन लेते हैं। एंड वी वर वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड ओवर आउट फॉर एवर। वी स्टार्टेड मूविंग ऑन द वाइट आइस, और ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक इसके सिवाय कुछ मिलने वाला ही नहीं है। और हमारे पैरों के नीचे, प्लीज अंडरलाइन, अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक। 1 मीटर मोटी आइस की शीट थी और उसके नीचे था 180 मीटर ऑफ लिविंग वाटर। पानी की गहराई कितनी थी, 180 मीटर। इसका मतलब अगर कहीं से क्रैक हो जाती है आइस तो उनकी डेथ श्योर थी, दे गॉट वाटरी ग्रेव। जब कोई पानी में डूब करके मरता है उसे कहते हैं गॉट वाटरी ग्रेव। ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, ब्रीदिंग मतलब बहुत तेज फ्लो में बहता हुआ, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इन द पेरीफेरी क्राबिएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा क्राबिएटर सील्स, सील आपने देखी होंगी, दे आर वेरी थिक क्रिएचर, और वो
जैसे हमारी यहाँ स्ट्रीट्स में डॉग्स घूमते रहते हैं, इन द सेम मैनर कराबेटर सील्स फॉर एवरीवेयर, जैसे हमारे शहरों में डॉग्स होते हैं, मीन्स दे वर वेरी कॉमन. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज नॉट इंडीड कनेक्ट, डज इंडीड कनेक्ट. तो मतलब मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि कभी एक टाइम था जब इंडिया एंड एंटार्क्टिका दे वर पीस ऑफ सेम लैंड. इन द बिगिनिंग आपको मैंने बताया, दिस इज द एंडिंग, कि आफ्टर 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट जैसे उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था आने के लिए, द सेम डिस्टेंस शी इज कवरिंग फॉर गोइंग बैक. लेकिन उसके मन में क्वेश्चन था क्या, हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. क्या ऐसा हो सकता है कि एंटार्क्टिका दोबारा से वार्म प्लेस हो जाए जैसे पहले हुआ करता था? विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वापस उसी जमाने में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो जब डायनासोर हुआ करते थे? हु सेज. लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर्स कौन है ये? स्टूडेंट्स who still have the idealism to save the world. After visiting Antarctica, the teenagers were full of confidence, full of dedication to protect the earth. All I can say is that, now listen carefully please, a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. क्या मतलब है इस लाइन का? अगर आप किसी चीज़ के ऊपर धीरे धीरे रोज हिट कर रहे हैं, इट मे टेक 1 2 मे बी 5 years, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो चीज़ टूट जाएगी. इन द सेम मैनर टुडे द एंटार्क्टिका इज शोइंग इट्स एंगर. आइस शीट्स आर मेल्टिंग ग्रेजुअली. इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट धीरे धीरे हिट कर रहा है किसको? एंटार्क्टिका को. अगर सिचुएशन यही रही, एक दिन में सब चेंज हो जाएगा. जब entire glaciers, entire ocean chain will change because of the glacier melting. So this was the chapter Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. ठीक है friends, कोई शक? So see you in the next lecture. Bye bye.